अच्छा था, बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था। जो दीप्ति मैम है उनका बोर्ड था, और मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल और ग्रेजुएशन दोनों है, तो मैम जो हैं वो शायद उसी की प्रोफेसर हैं जितना मैं जानता हूँ। तो मैम यूजुअली रिस्ट्रिक्ट करती हैं ऐसे बच्चों के साथ कि ऑप्शनल पे ही सवाल पूछती हैं। तो मैम ने स्टार्टिंग में बहुत कंफर्टेबल फील कराया, जैसा सबके साथ वो करती हैं। अगर कोई नर्वस है तो थोड़ा सा मतलब काम करके फिर बेसिक क्वेश्चंस वही पूछे कि ऑप्शनल क्या है, हॉबी क्या है, और ग्रेजुएशन किस में है, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। तो उन्होंने नोट कर लिया। उसके बाद फिर मुझसे बहुत सर मतलब ये थोड़ा फॉर्चुनेट था कि जैसे बिहार स्पेशल मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है, आप लोग तो समझ गए थे सर, कार्तिकेयन सर ने तो वो पकड़ ही लिया था एकदम। हाँ। लेकिन वहाँ उनको पता नहीं था, तो उन्होंने बिहार से मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा फॉर्चुनेटली। और कोई भी ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जो नहीं आना चाहिए था किसी भी बच्चे को। तो पूरे भी इंटरव्यू में एक भी सॉरी बोलने का मतलब ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी रहा ही नहीं। और मैं इसमें क्रेडिट जो है वो उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई सवाल ही नहीं पूछा जो किसी बच्चे को नहीं आना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली सर ये थोड़ा ठीक रहा। बेसिक क्वेश्चंस ऑप्शनल में ज़्यादा रहे सर, जैसे पूछा कि किन प्राइम मिनिस्टर्स को आप याद करना चाहेंगे और क्यों याद करना चाहेंगे। तो मैंने नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और वाजपेयी जी का नाम लिया। फिर थोड़ा सा उन्होंने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के बारे में, कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछा। जो उन्हीं के उनके साथ इसी में रिस्ट्रिक्टेड रहा जो डिस्कशन था। फिर जो दूसरे मेंबर थे, 3 लोग थे टोटल बोर्ड में, दूसरे मेल मेंबर थे, तो उन्होंने जो है थोड़ा बहुत उससे पूछा डेमोक्रेसी से रिलेटेड, उसी को कंटिन्यू किया, मतलब ऑप्शनल में ही रहे वो भी, कि डेमोक्रेसी के बारे में आप कैसे देखते हैं। फिर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात करी, जो आजकल हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें डेमोक्रेसी नहीं है, तो उसको आप कैसे देखते हैं। फिर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, उसके क्या कारण हैं, जो इतना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, तो उसके क्या क्या कारण हैं और क्या कर रही है सरकार उसको रिजॉल्व करने में। और जो दूसरा जो दूसरे मेंबर थे, जो उन्होंने ये पूछा, वो भी मेल मेंबर थे। एक तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में पूछा कि डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं आप, क्या करेंगे डीएसपी बन के। और एस सी एस टी का क्या जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का एस सी एस टी के बारे में, क्रीमी लेयर क्या होता है। और जो लोग ये दंगा कर रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे इस जजमेंट के अगेंस्ट, वो क्यों कर रहे थे, ये तो सही फैसला है। तो और उन्होंने ये भी पूछा कि जो लोग दंगा यूजुअली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो वही लोग हैं जो इससे बेनिफिट करेंगे, क्योंकि एस सी एस टी जो क्रीमी लेयर है वो लोग तो आगे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, उल्टा जो वंचित वर्ग है वही आके कर रहा था। तो क्यों कर रहा था, इसके पीछे क्या मतलब रीजन होगा। और इसी तरीके के सवाल थे सर। कुछ मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल सवाल थे सारे। तो डिस्कशन उसी फॉर्मेट में आगे चलता गया, और सबका रिएक्शन कॉर्डियल ही था। मैम बीच में असिस्ट करती हैं अगर उन्हें लगता है कि बच्चा कोई सवाल नहीं समझ पा रहा है, अगर मेंबर उसको ठीक से नहीं कम्युनिकेट कर पाए, तो मैम हेल्प करने की कोशिश करती है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो यही रहा सर, एक्सपीरियंस अच्छा था मतलब ओवरऑल। बिल्कुल अभी चूंकि तुम जी यहाँ सर। भी इंटरव्यू दिए थे, काफी बेहतरीन तुम्हारा मॉक था। और वहां भी तुम जैसा तुम बता पा रहे हो कि एक भी सॉरी बोलने का मौका फॉर्चुनेटली तुमको नहीं मिला। तो जी कुछ सर। तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं, हम्म। उम, इसको मैं पूछता हूँ और उसका आंसर किस तरीके से किया था वो बता दो। जनरली जनरल बच्चों से ये नहीं पूछते, ताकि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा था, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ताकि ये लोग भी समझ पाए कि किस तरीके से आंसर करना चाहिए, और तुम अच्छा आंसर देते हो। तो जी सर, मैं कोशिश करूंगा। तो आपने ये जो क्वेश्चन भेजा है, ठीक है, जी। क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप अपना हम्म। ट्रांसक्रिप्ट खुद से भी देख। नहीं था सर, उन्होंने यही पूछा था कि ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, मतलब जो पूछते हैं स्टार्टिंग में बस नोट करने के लिए। ओके ओके, तो बस वो पूछा था सर, ठीक है। हॉबी क्या है। तो आप फिर आपने बताया कि आप सिर्फ तारक मेहता का। सर ये एक्चुअली मैम ने पूछा कि आप सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देखते हैं कि कोई और भी शोज देखते हैं, कॉमेडी शोज। तो मैंने बोला कि मैम सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप मिस्टर बीन, ये टॉम एंड जेरी, ये सब क्यों नहीं देखते हैं, इसमें भी तो इसमें ज्यादा हंसी आती है। बेसिकली सर वो कोई सवाल नहीं था, मैम मेरे को बस काम करने की कोशिश कर रही थी, वो जो स्टार्टिंग में कंफर्टेबल फील कराने के लिए। उसको उनको कुछ पूछना नहीं था, मतलब बेसिकली शी जस्ट वांटेड मी टू सेटल डाउन। ओके ओके। सवाल उन्होंने उसके बाद स्टार्ट किए थे। अच्छा, तो सवाल कहाँ से स्टार्ट किया गया था? सर एक तो ये इन्होंने बस ऐसे ही पूछा कि कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक आपने पढ़ी है, मैंने एक नाम ले लिया, मैम बस चुप हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने उसको काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा। तो एक्चुअली में स्टार्ट हुआ सर वो यहीं से था कि आज़ादी के बाद आप किन प्राइम मिनिस्टर्स को याद करना चाहेंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स को।
ठीक है, तो क्या आंसर आपने दिया था? सर मैंने जवाहरलाल नेहरू से स्टार्ट किया और फिर उन्होंने पूछा कि क्यों याद करना चाहेंगे। तो मैं बता रहा था सर थोड़ा एक्सप्लेन करके कि जब हम आज़ाद हुए थे मैम तो थोड़ा जो हमारी देश की जो सिचुएशन थी वहाँ से उन्होंने सँभाला तो मैम ने मुझे रोक दिया और मैम ने बोला कि कोई बात नहीं आप मुझे बस 1-1 2-2 पॉइंट करके बता दीजिए बाकी मैं खुद समझ जाऊँगी। तो मैंने बोला कि ठीक है मैम, तो फिर मैंने बताया कि सर मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, उनका जो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल था वो उस टाइम बहुत ज़रूरी था देश के लिए। तो मैम ने खुद ही मुझे कंप्लीट कर दिया कि ठीक है, अच्छा मिक्स्ड इकोनॉमी इसका मतलब आप कह रहे हैं हेवी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, फिर मॉडर्नाइज़ेशन और जो भी अर्बनाइज़ेशन ये सब चीज़ें। तो मैंने मैम को मतलब मतलब येस किया कि येस मैम मैं यही मीन करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने बोला ठीक है दूसरे के बारे में बताइए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी मैंने बोला तो हुँ, उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने बताया कि उन्होंने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था और जो इंडो पाकिस्तान वॉर थी उसमें बहुत क्रूशियल रोल था। फिर उन्होंने बोला और बताइए किसी प्राइम मिनिस्टर का, तो मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लिया। मैंने बताया कि उन्होंने गरीबी हटाओ का जो स्लोगन दिया था और उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया और लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करी, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे। उन्होंने बोला अच्छा एक प्राइम मिनिस्टर और बता दीजिए। तो मैंने कोशिश किया कि एक ही पार्टी के हो रहे हैं तो वाजपेयी जी का नाम लिया जाए, तो मैंने वाजपेयी जी का नाम लिया। उन्होंने बोला अच्छा। क्यों? तो फिर मैंने बताया कि जो उनके टाइम पे कारगिल वॉर उन्होंने बहुत अच्छे से सँभाला था और न्यूक्लियर टेस्ट हमने उनके टाइम पे किया था। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने नेक्स्ट उन्होंने ये पूछा कि प्राइम मिनिस्टर की जो पोज़ीशन है वो कब वीक होती है और कब मज़बूत होती है आपके हिसाब से? तो फिर मैंने कॉलिशन बोला कि गवर्नमेंट में। हाँ, मैंने यही बोला कि सर जब कोalition गवर्नमेंट होती है तो प्राइम मिनिस्टर थोड़ा वीक नज़र आते हैं और जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फिर मैम ने कोalition गवर्नमेंट उन्होंने बोला कि हाँ, मैं यही वर्ड ढूँढ रही थी, कोalition गवर्नमेंट आप जो है बताइए कि कोalition गवर्नमेंट में क्या चैलेंजेस प्राइम मिनिस्टर को फेस करने पड़ते हैं या क्यों वो वीक हो जाता है? तो फिर मैंने बताया कि कोalition गवर्नमेंट में जो दूसरी पार्टीज़ हैं, उनको उनके से को भी हमें जो है कंसिडर करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट नहीं होता अपना डिसीज़न लेने में, जो एक मेजॉरिटी पार्टी में ले सकता है। तो फिर थोड़ा उन्होंने उस पे डिस्कशन को आगे बढ़ाया कि किस तरीके के चैलेंजेस प्राइम मिनिस्टर को फेस करने पड़ते हैं या क्यों वो वीक हो जाता है, मतलब उस पे थोड़ा वो और आगे जाना चाह रही थी। तो हुँ, मैंने यही बोला कि मैम जो दूसरे जो लीडर्स हैं, जो अलग-अलग पार्टीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको हम प्राइम मिनिस्टर आसानी से रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो अपना सपोर्ट विथड्रॉ करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। और उस टाइम मैं बोलना चाह रहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा था, जो यूपीए के टाइम था, तो मैम ने लेकिन उसके आगे फिर बोला कि अच्छा लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्राइम मतलब कि कोalition गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रगल करती है, क्या चैलेंजेस होते हैं? तो मैंने बोला कि मैम कोई बिल जो है वो पास तब तक नहीं हो सकता जब तक उनकी जो सहयोगी पार्टीज़ हैं कोalition की, वो जब तक सपोर्ट नहीं करेंगी, तब तक वो कोई बिल पास नहीं करवा सकते, इसलिए उनको लेजिस्लेटिव ये चैलेंज होता है। तो मैम सैटिस्फाइड थी। उसके बाद फिर मैम ने जो है पूछा कि कौन-सा बिल है जो अगर नहीं पास नहीं होगा तो सरकार जो है वो गिर जाएगी। तो मैंने बोला कि मैम मनी बिल अगर पास होगा। तो कहने लगी कि नहीं मनी बिल तो नहीं है, कोई और बिल है। तो मैं कुछ बोलता इतने में मैम ने बोला फाइनेंस बिल। हुँ, तो मैंने बोला यस मैम फाइनेंस बिल भी है। फाइनेंस बिल भी है। तो मैंने बोला कि मैम सॉरी मैं जो बजट के टाइम पास होता है, तो मैंने बोला सॉरी मैम मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर मैम सर मैम के साथ तो इतना ही डिस्कशन हुआ। थोड़ा-सा मतलब थोड़ा भूल भी गया हूँ मैं तो थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया होगा बट थोड़ा ऐसा ही डिस्कशन था, ओके, जैसे ओके। मैंने बताया। जी। फिर मेंबर 1 आए। हाँ, फिर सर मेंबर 1 आए, तो उन्होंने फिर उसी को पिक किया जो पीछे से छोड़ा था मैम ने। उन्होंने बोला कि आप डेमोक्रेसी वगैरह की बात चल रही थी तो पहले उन्होंने अब्राहम लिंकन वाला स्लोगन दिया कि फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, तो ये वाला जो स्लोगन है, तो उन्होंने बोला कि आपको लगता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी जो है वो कैसे देखते हैं आप, सक्सेसफुल हो पाई है कि क्या है? तो मैंने एक चीज़ बोली कि सर हम अगर वेस्ट से कंपेयर करें, तो हमारी डेमोक्रेसी भी उतनी मैच्योर नहीं है। लेकिन अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को देखें और क्योंकि हम एक नई डेमोक्रेसी हैं, सिर्फ़ 70 साल हुए हैं, तो हम इंडिया जो है एक एक्सेप्शन माना जाता है थर्ड वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की सक्सेस का। और हमने एक जो सरकार जो हमारी पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है और इसमें तो फिर वो सैटिस्फाइड थे। फिर उन्होंने यही बोला कि जो मार्जिनलाइज़्ड सेक्शंस हैं, जो गरीब हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वो रिप्रेजेंटेड हैं हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में? तो मैंने बोला कि सर जी सर, मुझे लगता है ऐसा क्योंकि जो एससीज़ और एसटीज़ हैं,
उनको हमने रिजर्वेशन के थ्रू इंक्लूड करने की कोशिश करी है। और 90s के बाद ओबीसी का भी रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और विमेन के लिए भी हम रिजर्वेशन बिल लेके आए हैं, तो जो आगे से एप्लीकेबल होगा। तो इतने में मतलब वो सेटिस्फाइड थे। फिर उन्होंने आगे जाने की मतलब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी, तो उन्होंने बोला कि बहुत गरीब पॉपुलेशन है इंडिया में, एक मेजोरिटी, तो डेमोक्रेसी का ये कहीं ना कहीं फेलियर है कि नहीं। मतलब एग्जैक्टली सर मैं क्वेश्चन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट इसी तरीके का कुछ सवाल था कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है और इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बोली। और फिर एग्जैक्टली सर ये वाला सवाल रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो फिर इस पे चले गए कि हमारे डेमोक्रेसी की जो हमारी जो पार्टीज हैं उसमें डिसीजन मेकर जो हैं वो सिर्फ कुछ ही लीडर्स हैं। मतलब बड़ा सेंट्रलाइज सा सिस्टम है। कुछ लीडर डिसीजन लेते हैं और ये आपको लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक है, मतलब इंट्रा पार्टी। तो सर यहाँ पे एक छोटा सा, अभी तक मेरा इंटरव्यू बहुत ऊपर जा रहा था, अब इसको पता नहीं मैं लो कहूंगा या नहीं, तो मैंने फिर से मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से देख रहा था। तो मैंने बोला कि सर अगर वेस्ट से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पार्ट, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा था कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी थोड़ी कम है। लेकिन मैम बीच में आई और मैम ने बोला कि नहीं आप वेस्ट का रहने दीजिए, आप बताइए इंडिया में, वो पूछना चाह रहे हैं कि इंडिया में इंट्रा पार्टी है कि नहीं। शायद यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन चला गया कि जो है कंपैरेटिव में हम नहीं पूछना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट, या जैसे भी है सर, हो सकता है कि मैम एक्सक्यूज भी कर दें उस चीज को अगर छोटी गलती होने लगे तो। तो मैंने फिर बोला कि यस मैम, मैं इंडिया का, फिर मैंने जो है दोबारा उस चीज को शुरू किया। और मैंने बोला कि सर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर तो है, और सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग हर पार्टी में होती है। और सर मैंने फिर पॉलिटिकल थ्योरी का एक रॉबर्ट मिशेल्स का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है उसका रेफरेंस दिया, जिसमें मैम बड़ी खुश हुई। मैं पेरिफेरल विजन से देख रहा था, क्योंकि मैम थ्योरी की टीचर हैं, पॉलिटिकल साइंस की। तो मैंने बोला कि उनकी ये स्टडी ये कहती है कि किसी भी पार्टी में जो सेंट्रल जो लीडर्स होते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के पास पावर होती है, और जो बाकी लोग होते हैं वो उनके उससे मतलब शेप हो रहे होते हैं। इस तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन किया। और दूसरा फिर उन्होंने बोला कि तो फिर क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है। तो मैंने बोला कि सर इसके दो पहलू हैं, इसको भी थोड़ा पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन किया कि जो एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो ये कहती है कि जब तक लीडर्स अगर लोगों की कॉन्फिडेंस को एंजॉय कर रहे हैं, तब तक ये डेमोक्रेसी के मतलब अगेंस्ट नहीं है। अगर लोग उन पर विश्वास रख रहे हैं तो अल्टीमेटली वो लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ले सकते हैं सेंट्रलाइज डिसीजन। लेकिन दूसरा पहलू सर ये भी है कि कहीं ना कहीं इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को तो हमें बढ़ाने की जरूरत है ही, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है जितना ज्यादा लोग मतलब डिसीजन मेकिंग में रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सर यही डिसीजन मतलब ऐसा ही रहा सर। इसके बाद मतलब इसका आंसर उसके बाद फिर वो दूसरी चीजों में चले गए कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा है इंडिया में, तो इसके क्या कारण है। तो सर मैंने बोला कि कारण तो सर बहुत सारे हैं, इसमें जब मैं कुछ बताना चाहूंगा तो सर पहला जो है वो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जब हम कैपिटलिज्म की तरफ बढ़े और राइट टू प्रॉपर्टी को हमने बहुत ज्यादा अच्छे से इन्फोर्स किया, तो इस वजह से ग्रोथ तो हुई लेकिन इनइक्वालिटी ज्यादा बढ़ गई और जॉबलेस ग्रोथ हुई। वर्कफोर्स हमारा इनफॉर्मल की तरफ पुश हो गया। इस तरीके से मतलब ये चीजें हुई। तो फिर उन्होंने मुझे दूसरा पॉइंट उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने बोला इसी पे रोक दिया, बोला कि इसको ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो मैंने बोला कि सर हमारी सरकार काफी स्कीम्स चला रही है और कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स भी लिए हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म है और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो चल रही हैं सर, ताकि इनइक्वालिटी को कम किया जाए। तो उन्होंने मुझसे थोड़ा सरप्राइज होकर पूछा कि वेलफेयर स्कीम से इनइक्वालिटी और रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वेल्थ का। तो मैंने बोला कि सर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो टैक्स से फंड होती हैं, जो कि वेल ऑफ सेक्शन से लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्स को लेके, जो रिच लोग हैं उनको हम जो गरीब को दे रहे हैं। तो सर फिर इस पे जो है मेरे ख्याल से सेकंड फर्स्ट मेंबर जो थे वो काफी लंबा उनके साथ डिस्कशन हुआ था, तो सेकंड मेंबर जो थे वो उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिए कि चलो मुझे मौका मिल गया, मैं पूछूंगा सवाल, कि आप बहुत देर से पूछ रहे थे। तो अच्छा। थोड़ा सा वो थोड़ा सा ह्यूमरस सा सर वो हो गया था। फिर सर फिर सेकंड मेंबर आए, तो उन्होंने फिर थोड़ा फैक्चुअल पूछना स्टार्ट किया। उन्होंने पूछा कि, लेकिन बहुत ही आसान सा था फैक्चुअल सर, कि इंडिया इकोनॉमी जो है वो अभी किस पोजीशन पे है। तो मैंने बोला सर कि फिफ्थ पे है। तो उन्होंने चार के नाम पूछे जो हमसे ऊपर है। फिर उन्होंने पूछा कि 2030 तक हम कहाँ पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला सर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो उन्होंने बोला कि कौन से दो हैं जिनको हम ओवरटेक करेंगे। तो फिर मैंने बताया कि सर जर्मनी और जापान है। फिर उन्होंने आगे पूछा कि 2030 तक जो है, हाँ, फिर उन्होंने ये पूछा कि अब हम एक तरफ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को हमको फ्री में राशन देना पड़ता है, मतलब तो इसका क्या कारण है मतलब। तो मैंने सर यही बोला कि सर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी है, जिसकी वजह से बहुत मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी पाता है।
और दूसरा सर जैसे फर्स्ट में मतलब इनकी तरफ इशारा करते हुए बोला कि सर जैसे सर से मेरा डिस्कशन हो रहा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में, इस वजह से जो है हमको ये सारी स्कीम्स चलानी पड़ती है। तो इस पे जो है सर उसके बाद फिर सर हाँ, उन्होंने इस चीज़ को मतलब जो है एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद सर वो सुप्रीम कोर्ट वाले उस पे चले गए कि जजमेंट आया है एक सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी को लेके, तो क्या जजमेंट है वो, क्रीमी लेयर क्या होता है? तो सर मैंने एक्सप्लेन किया कि क्रीमी लेयर क्या होता है। फिर उन्होंने पूछा कि ओबीसी के भी थोड़ा बारे में पूछा कि क्रीमी लेयर क्या होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको नहीं लगता कि ये तो एकदम सही फैसला लग रहा है कि जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हो गया है उसको क्यों रिजर्वेशन देना? और मतलब फिर उसके लेकिन इस पे वो मेरा जवाब नहीं चाह रहे थे, उन्होंने मोनोलॉग दिया। फिर उन्होंने बोला कि हम ऐसा देख रहे थे कि जो लोग ये दंगा कर रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग हैं जो एक्चुअली में वंचित हैं, वो क्रीमी लेयर का पार्ट नहीं है एससी एसटी में, और उन्हीं को डिसएडवांटेज हो रहा है इसकी वजह से, फिर भी वो आके क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है? तो सर मैंने बोला कि बेसिकली वो एक सॉलिडारिटी शो करना चाहते थे सर अपनी कम्युनिटी के साथ, कि वो ये मानते हैं कि हम लोग जो है वो एक कम्युनिटी के हैं और हमारे साथ एक तरीके का भेदभाव हुआ है। तो सर उन्होंने फिर ये पूछा कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है तो इसमें क्यों नहीं लगा सकते, इनका क्या मेरिट क्या है, मतलब व्हाट इज देयर पॉइंट, वो क्या पॉइंट कह रहे हैं, क्यों इसको इस तरीके का वो क्रीमी लेयर नहीं लगवाना चाह रहे? तो मैंने बोला कि सर जो एस सी एस टी के साथ डिस्क्रिमिनेशन है वो अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, उनके साथ अनटचेबिलिटी और एक्सक्लूजन हुआ है, लेकिन ओबीसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं सोशली एंड इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड थे, इसलिए उनका दोनों का डिस्क्रिमिनेशन अलग है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो सोशल जस्टिस या जो रिजर्वेशन है वो भी थोड़ा अलग तरीके का रहना चाहिए। तो इस बात पे सर उन्होंने मतलब जो है बात खत्म हो गई सर इस पे। फिर उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, और सर मैंने 2 पॉइंट्स बताए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा क्या करेंगे आप बन के? तो मैंने सर बताया पहला कि मैं जो मैन पावर है हमारे पास पुलिस में कम है, तो मैं थोड़ा इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए, जो प्रकाश सिंह का जजमेंट था सर 2006 में, उन्होंने बोला था कि हर एक थाने में लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन का विंग अलग होना चाहिए, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा एसपी सर और अपने सीनियर्स की मतलब इजाजत लेके इस तरीके से, क्योंकि डीएसपी के पास बहुत पावर होती नहीं है सर, तो मैंने थोड़ा ऐसे प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करी उसको। तो उन्होंने बोला कि पर वो तो ऑलरेडी हो ही रहा है ना। तो मैंने बोला सर उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, दूसरा क्या करेंगे? तो मैंने बोला कि सर कम्युनिटी पुलिसिंग पे मैं थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। तो सर उन्होंने बोला कि जब मैंने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने अचानक से बोला कि अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो क्राइम कम करोगे ना आप, अगर पुलिस का काम तो क्राइम कम करना होता है, ये बोलो कि डीएसपी बन के मैं क्राइम को रोकूंगा, काम तो वही होता है। तो फिर इतने में मैम कुछ बोली तो मैं थोड़ा मैंने नर्वस स्माइल देके मैंने बोला कि सर मुझे लगा कि ये तो बेसिक ड्यूटी है तो इसको बताना नहीं है, मुझे कुछ अलग मैं क्या करूंगा ये आप पूछना चाह रहे हैं मुझसे, बिकॉज ये तो बेसिक ड्यूटी होती है कि क्राइम वो तो करेंगे ही, पुलिस ऑफिसर बनेंगे तो मतलब आशा मन में ये सोचा मैंने, तो इसलिए मैं आपको नहीं बोल पाया। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। उसके बाद सेटिस्फाइड हो गए। फिर चेयरमैन मैम फिर से जो चेयरपर्सन मैम फिर से मुझसे पूछी कि एससी एसटी को किस बेसिस पर रिजर्वेशन मिलता है? तो मैंने बोला कि मैम कास्ट के बेसिस पे मिलता है। तो उन्होंने बोला नहीं कास्ट नहीं, शोषण के बेसिस पे मिलता है। मैंने बोला यस मैम शोषण, मतलब आपका कॉन्टेक्स्ट मैम का कुछ और था, मेरा कुछ और था। फिर उसके बाद मैम ने पूछा अच्छा ओबीसी को क्यों मिलता है? तो मैंने बोला कि मैम जो उनका एक्सक्लूजन है गवर्नमेंट सर्विस से और इससे, बोली नहीं इकोनॉमिक इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। इकोनॉमिक मैंने बोला क्राइटेरिया यस था। मैम। हाँ यस मैम। तो फिर बोली कि ईडब्ल्यूएस का क्या है? मैंने बोला इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो बेसिकली कहीं ना कहीं मैम जो है वो मेरे आंसर से शायद सेटिस्फाइड थी, और वो वही मतलब वैलिडेट करना चाह रही थी मुझे, जो मेंबर्स ने पूछा था थर्ड से। तो बस उन्होंने इतना बोला, फिर उन्होंने बोला कि थैंक यू आप जाइए, आपसे बात करके अच्छा लगा। फिर जो सेकंड मेंबर थे उन्होंने भी यही बोला कि ऑल द बेस्ट, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बस, तो ऐसा ही रहा सर। तो बिल्कुल। ये दो थोड़ा सा लो लगा सर, एक पॉइंट। एक तो जब वो वेस्ट वाली बात हो गई मुझे लगा कि शायद थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, और दूसरा इधर जब इन्होंने बोला कि वो सुनना चाह रहे थे कि क्राइम कंट्रोल करूंगा, और मैं इधर उधर के भाषण देने लगा कि कम्युनिटी पुलिसिंग करूंगा, तो मैं उनका शायद सवाल नहीं समझ पाया या उनके मन में क्या चल रहा नहीं, था। नहीं, फिर बाद में आपने उसको टैकल कर लिया है अच्छे से, कि सर ये तो सारे लोग करेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहे थे इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जी जी सर। तो बेहतरीन ऐसे रहा। 15 मिनट के आसपास चला होगा सर, टाइम तो कुछ मैं नहीं रख पाया ट्रैक, बट काफी क्वेश्चंस थे तो मुझे लगा कि 15 मिनट तो चला ही होगा। बिल्कुल था। मैंने बोला भी था कि काफी शानदार इंटरव्यू देके आप आएंगे। कार्तिकेयन सर ने भी बोला जी था। और बहुत जी अच्छा सर। रहा ये दे।
जी सर। बिल्कुल। ना अभ्युदय बहुत अच्छा था और आपने बहुत डिप्लोमेटिकली टैकल कर लिया है। जैसा जी प्रश्न सर। पूछ रहे थे वो हर तरह से आपने तो बेहतर तरीके से बैलेंस्ड आंसर भी दिया है और लॉ एंड ऑर्डर तो फिर आपने उसको सही से बता ही दिया। एक तो बेसिक जी तो सर। काम होता ही है तो आपने बता ही दिया अंत लास्ट में जब उन्हें पूछना चाहा तो ठीक है। बहुत अच्छा जी रहा, बहुत अच्छा रहा। जी सर, मोस्टली बढ़िया लगा एनालिटिकल हमको। क्वेश्चन ही पूछे थे सर। उन्होंने ना कोई फैक्चुअल नहीं पूछा था सर। और फॉर्चुनेटली सर बिहार से कुछ नहीं आया तो बाकी तो फिर हाँ, ठीक ही। आप अच्छे से टैकल किए हैं। बहुत बढ़िया। जी वन सर। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स जो है ना इंटरव्यू में आने वाले हैं अभ्युदय। ठीक है, जब अब रिजल्ट सर ये तो आएगा पता नहीं सर। आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है कोई इतना शानदार इंटरव्यू देखा है। बहुत कम बच्चों से इस तरीके का मुलाकात हुआ है। मुलाकात तो ऐसे बहुत बच्चों से हुई है, आपने भी क्लास में देखा, हम लोगों ने भी देखा। जी सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी सर, कार्तिकेयन सर को भी फॉर ऑल दी असिस्टेंस सर, जो आपने इतना गाइड किया है। बिकॉज मैं इस एग्जाम के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था और आप लोगों ने जो भी सिखाया है सर कि कैसे टैकल करना है, कैसे जवाब देने हैं, तो थैंक यू सो मच सर टू बोथ ऑफ यू। बिल्कुल। ओके, मोस्ट वेलकम। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अब तो आपका थैंक यू दायित्व सर। पूरा हो चुका है। अब अपने इष्ट देवता को ही याद कर सकते हैं। ठीक है जी रूपेश सर, सर। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई है? अ,